जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रचंड प्रयास। जी हाँ, इस पे मैं आर.एस. वर्मा लेके चल रहा हूँ कक्षा 12 का फिजिक्स। और इसमें आपको पढ़ाया जा चुका है चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट और चैप्टर नंबर 4 का कुछ भाग अभी बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बने रहिएगा पूरी इस वीडियो में और चलते हैं इस सफर पे जिसमें हमने छोड़ा था बायो-सेवर्ट के नियम और एम्पियर के नियम के बाद एक नया टॉपिक हमें लेना है जिसका नाम है धारावाही प्रणालिका। जी हाँ, धारावाही प्रणालिका ये कुछ कुछ उसी प्रकार है जैसा कि आपको कहा जाता है धारावाहिक नहीं पेश होता है, तो धारावाही प्रणालिका के बारे में हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक, तो ये बेटा बड़ी सिंपल संरचना है, ये आप घर पे भी बना सकते हो, लेकिन इसकी जो खूबियां हैं वो बड़ी ही अमेजिंग है। मतलब अगर आप घर पे एक प्रैक्टिकल करते हो तो सिंपल सा प्रैक्टिकल आप धारावाही प्रणालिका को बना सकते हैं। और इसमें बस क्या करना है, खोखला बेलन ले लेना है। खोखला बेलन समझते हैं? बेलन, वही बेलन से आप परिचित होंगे अच्छे से। अच्छा, अभी नहीं परिचित हो जाएंगे जब आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद आप बेलन से अच्छे से परिचित हो जाएंगे। तो चलिए बेलन के बारे में हम जानते हैं क्या होता है भाई। तो देखो, बेलन होता है खोखला सा रॉड ले लेते हैं। ये कुचालक का लेंगे बेटा, कुचालक है ना। कुचालक जानते हैं क्या होता है? कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। ऐसे ही जैसे पेपर का बना हुआ ले सकते हैं आप, लकड़ी का बना हुआ ले सकते हैं, प्लास्टिक का ले सकते हैं। ठीक है, एक हमें क्या ले लेना है, बेलनाकार टुकड़ा ले लेना, पाइप ले लेना है और उसके ऊपर तांबे के तार अच्छे से बाइंड कर लेने हैं। तांबे के तार लेकर के और उसको अच्छे से लपेट लिखना है। ध्यान रखना है कि तांबे के तार एकदम नंगे ना हो। नंगे का मतलब है एकदम से ऊपर कुछ निकिल चढ़ी हो। निकिल चढ़ने से वो तार आपस में टच नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मतलब जब आप बाइंड करोगे उसके ऊपर लपेटोगे तो तार से तार सटे हुए होने चाहिए। ठीक, हालांकि पिक्चर में आपको सटे हुए नहीं दिखाया गया है समझ में आने के लिए, लेकिन जब रियल में आप देखेंगे तो एकदम से क्या होती है कॉइल, एकदम से सटे हुए तार होने चाहिए। क्लियर हुई बात? तो ऐसे कॉइल उस पे हम क्या कर लेते हैं, तांबे के तार लपेट देते हैं और तार लपेटने के बाद जो दो सिरे तार के बचेंगे सॉरी, दो सिरे जो तार के बचेंगे उनको आपको निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये था एक बेलन, हालांकि बेलन जैसा दिखा भी दी गया है लेकिन ये खोखला है। और इस पे ये देखो तार, आराम से इसमें तार इस तरीके से लपेट दिए गए हैं। ठीक, ऐसे तार लपेट दिए हैं तो एक सिरा ये बचा, एक सिरा ये तार का बचा। इन सिरों से क्या कर देते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं बेटा। ठीक, यहाँ पे देखिए, ये सिरा माइनस, ये सिरा प्लस, एक बैटरी जोड़ देते हैं, एक कुंजी लगा दिया, कुंजी मतलब की लगा देते हैं, जिससे कि हम इसमें धारा को ऑन ऑफ कर पाए हैं। जब भेजनी होगी तब भेजेंगे तो ऑन कर देंगे, और जब नहीं भेजनी होगी तो क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो ऐसे इसको कंबाइन कर देंगे दूसरे सिरे से और ये बन गई हमारी धारावाही प्रणालिका। समझ में आ गया? धारावाही चूंकि इसमें धारा बह रही है, प्रणालिका का मतलब होता है एक नल की यानी एक पाइप के ऊपर ऐसा बनाया जाता है, इसीलिए इसे धारावाही प्रणालिका कहते हैं। अब ऐसा करते क्यों है? एक्चुअली एक जब ये बना लेते हैं हम इसको, ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। चुंबक, कैसी चुंबक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट, वैद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाएगी। और इसमें जैसे चुंबक क्या करती है, लोहे की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, या डिफरेंट टाइप के पोल्स को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है, और सेम तरीके के पोल्स को रिपल करती है। ठीक उसी तरीके से ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाएगी। समझ में आ गया? तो ये बन गई हमारी प्रणालिका। तो अब आइए कोर्स से रिलेटेड इसकी लैंग्वेज में बात करते हैं। और इसमें अगर इस खोखले बेलन में हम क्या कर दे, बीच में नर्म लोहे की एक रॉड रख दें, है ना। यहाँ पे ये क्या है, ये है तांबे के तार, तांबे के तार है ये, तांबे के तार। ठीक बेटा, ये है तांबे के तार। ये क्या है, ये कुंजी है। कुंजी समझते हैं, ये वाली चाबी नहीं, कुंजी का मतलब यहाँ होता है स्विच। ये क्या है, बैटरी है बेटा, ये हो गया बैटरी। और यहां पे ये है नर्म लोहे की क्रोड, ये क्या है, नर्म लोहे की क्रोड। ये क्या है, नर्म लोहे की
क्रोड है। नर्म लोहे की क्रोड का मतलब होता है बच्चा, मतलब लोहा दो तरीके का होता है ना, एक नर्म होता है एक थोड़ा हार्ड होता है। तो नर्म लोहे की क्रोड को जब इसके अंदर यूं रख देते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि इसके अंदर जो वैद्युत चुंबक उत्पन्न होता है उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मतलब खाली जितनी चुंबक होगी और उसके बाद जब हम इसमें क्रोड रख देंगे, केवल रखने से ही इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमने रख दिया और ये बन गया हमारा धारावाही प्रणाली का। अब बैटरी से जोड़ करके जैसे ही हम इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे वैसे ही करंट क्या होगी, इन छल्लों में ये एरो करंट के दिखाएगी, इस तरीके की डायरेक्शन में करंट चलने लग जाएगी, जिसकी वजह से धारावाही प्रणालिका के अंदर एक स्ट्रांग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो आइए यहाँ पे वही लिखा है, क्या लिखा है, जब किसी अधातु के खोखले बेलन पर तांबे के पृथक तार लपेट कर उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस निकाय को, है ना, धारावाही प्रणालिका कहते हैं। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, धारावाही प्रणालिका कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसमें प्रणालिका की त्रिज्या उसकी लंबाई की तुलना में कम रखी जाती है। बेटा त्रिज्या लंबाई की तुलना में कम इसलिए रखते हैं क्योंकि देखो मान लेते हैं ये इतनी मोटी पाइप है तो त्रिज्या उसकी इतनी हो गई और लंबाई उसकी थोड़ी ज्यादा रखोगे तभी तो बेलन लगेगा वो। अगर आपने क्या किया कि उसकी त्रिज्या को बढ़ा दिया, है बेलन, त्रिज्या बढ़ा दिया तो वो बेलन कहाँ, फिर वो सर्कल बन जाएगा, है ना। तो ऐसे जैसे कोई आदमी जितना लंबा हो उतना ही मोटा हो जितना, तो उसको आदमी का है एक चौखटा बोलेंगे इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे आपको त्रिज्या क्या रखनी है, लंबाई की तुलना में छोटी रखनी होती है। इस बात को कहा गया है। इस पर लपेटे गए तार का प्रत्येक फेरा एक दूसरे से सटा हुआ होता है। ठीक बेटा, इसमें जो तार लपेटेंगे मतलब ऐसे कहने, इस पे जो तार आएंगे, इस पे जो तार आएंगे तो इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, सटे हुए लपेटेंगे, ऐसे सटे हुए लपेटेंगे, हल्की सी गैप नहीं होगी इनमें। हालांकि इनके ऊपर वार्निश चढ़ी होती है जिसकी वजह से, वार्निश से निकिल चढ़ा देंगे जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे से भी टच नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? और एक इस प्रकार फेरे को एक वृत्ताकार पास बना लिया जाता है। किसी प्रणालिका के सभी फेरों के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फेरों के क्षेत्रों क्या लिखा है, फेरे के चुंबकीय क्षेत्रों का सदिश योग होता है। मतलब जब हम इसमें ये देखो तार ऐसे लपेटेंगे तो तार लपेटने से क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो छल्ले बन रहे हैं, है ना, जो एक रिंग, क्योंकि देखो इस तरह की लपेटोगे यहाँ पे प्रणालिका को अदृश्य कर दिया गया है, खाली आपको क्या दिखाया गया है, छल्ले तार के। तो मान लो ये पहला छल्ला है तार का, तो ये पहला छल्ला क्या बन जाएगा, एक वलय बन जाएगा, है ना, वलय, वलय छल्ले को ही कहते हैं वलय। और अगर पीछे हम लोग सीख चुके हैं, अगर किसी वलय में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब हम लोग पीछे सीखे थे कि भाई ये छल्ला है, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी हम लोग निकाले थे और हमने उसकी अक्ष पे भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। केंद्र पर कितनी होती थी, ये होती थी B बराबर म्यू जीरो, है ना, I/2R, ये केंद्र पर थी, याद होगा आपको, है ना। इतनी तीव्रता कहाँ होगी, केंद्र पर तीव्रता होगी। अब यहाँ पे एक छल्ला है और ये क्या कह रहा है, अगर फेरे यहाँ कितने कर दिए जाए, मान लो 100 फेरे कर दिए जाए, 50 फेरे कर दिए जाए, तो इनको एक छल्ले के कारण इतनी होगी, तो n छल्लों की वजह से इसको क्या कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा म्यू जीरो NI, है ना, म्यू जीरो NI/2R। इस तरीके से हम लोग कर देंगे, जहां पर B क्या हो जाएगी, प्रणालिका की त्रिज्या हो जाएगी। बात समझ में आई? तो यही कह रहा है कि इन फेरों के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक फेरे के चुंबकीय क्षेत्रों का सदिश क्या होता है, योग होता है। ठीक है, अब आगे इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर ये जो निकालने जाना है बेटा, ये एक डेरिवेशन है, ठीक है, तो इसको हम एक साइड कर देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए डराइव करने के लिए। एक मिनट बेटा पानी पी लेते हैं, पता नहीं क्यों गला सूख रहा है और आवाज भी फंस रही है? तो आपको पता चला कि प्रणालिका के बारे में हम लोग जान चुके हैं क्या होता है? प्रणालिका के बाद अब हम माना एक धारावाही प्रणालिका है जिसके
भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक बेटा, ये जो चित्र यहां पर आपको ने देखा है, इस चित्र को मन में बसा लीजिए, ये चित्र वहां पे जरूरत आने वाला है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक प्रणालिका होगी, तो प्रणालिका में मान लेते हैं फेरे होंगे, तो यहाँ पर हम फेरों को ना दिखा के केवल क्या ले लें, डॉट ले लें, है ना। यहाँ पे क्या ले लें, क्रॉस ले लें। अब हम ऐसा मानते हैं कि ये क्या है, फेरे हैं, जैसे ये पहला फेरा, ये दूसरा फेरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये फेरे हैं। तो माना एक धारावाही प्रणालिका है जिसके भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए माना किसी आयताकार एबीसी, इसमें क्या करना है, जैसे यहां हमारी एक प्रणालिका है, ठीक, यहां से अगर हम ये देखें, वैद्युत क्षेत्र देखें, अरे कलर तो बदल दें, वैद्युत क्षेत्र बनाना है, देखो ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, ये प्रणालिका के कारण क्या दिखा हुआ है, वैद्युत नहीं यार, चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं हैं, ठीक, तो इसमें ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब बेटा मान ले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एबीसीडी वलय खींच लेते हैं, इसमें क्या बना लेते हैं, एक एबीसीडी वलय, ठीक, यहाँ ये नाम ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक। यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो अगर ये दिशा लेते, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ये है, तो इसमें भी जो वलय होगा, इसमें ये वाली साइड इस दिशा में पड़ेगी, फिर ये इसके लंबवत पड़ेगी, ये ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, ये एक रिंग वलय खींच लेते, क्योंकि हमने एम्पियर का नियम पढ़ा था। तो एम्पियर के नियम में हमें अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है तो ये क्या लेना होता है, वलय, मतलब छल्ला ग्रेस करना होता है उस चुंबकीय मतलब जहां पे निकालना होता है करंट के चारों ओर हमें एक छल्ला मानना होता है, तो हमने मान लिया एबीसीडी क्या है, एक छल्ला है, ठीक। अब क्या करते हैं, इन भुजाओं के अनुदिश, है ना, देखो एबीसीडी है जिसकी भुजा ए बी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ए बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पड़ रही है, ये क्या पड़ रही है बेटा, अपोजिट पड़ रही है, और ये दोनों लंबवत पड़ रही हैं। ये बात समझ में आ गई, ये दोनों क्या है, लंबवत। मान ली इसकी भुजा कितनी है, ये लंबाई एल ले लेते हैं आप, है ना, ये एल ले लीजिए, एल क्या है, डीसी की लंबाई या ए बी की लंबाई कितनी है, एल है, ठीक, ये हमने गेस कर लिया है। तो अब क्या होगा, अगर अब हम ध्यान से देखें तो यहां पर एक चीज हमको नजर आ रही, क्या, देखो बच्चा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो इस ये लंबाई के कारण, मतलब इस भुजा ए बी के कारण तो वैद्युत क्षेत्र अंदर उत्पन्न होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है किसी चालक के कारण, है ना, साइन थीटा होता है ना, ए बी ए साइन थीटा, तो यहां पर साइन नहीं, कॉस में आता है, कॉस में आता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये उसी दिशा में है, तो ए बी के कारण तो तीव्रता उत्पन्न होगी, लेकिन ये दोनों क्या है, लंबवत हैं, ये भुजाओं के, ये जिसमें करंट तो है, करंट तो है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र और हमारे चालक के बीच कितना कोण बन रहा है, वो बन रहा है 90 डिग्री का, है ना, और cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें और इसमें कोई तीव्रता नहीं होगी, वैद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नेट क्वाइल, सॉरी, जो क्या बोलते हैं, हमारी प्रणालिका है, प्रणालिका के बाहर की ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता ही नहीं है, तो अर्थात हम ये कह सकते हैं, अगर टोटल हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः गणितीय रूप, देखो चुंबकीय क्षेत्र शून्य, ये लैंग्वेज में वही बात लिखी जो मैंने आपको बताई, यहाँ भुजाओं के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, अतः सीडी के अनुदिश भी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, ठीक। अतः गणितीय रूप अगर हमें लिखे तो देखो टोटल, टोटल बराबर कैसा लिखते हैं बताइए, टोटल चुंबकीय क्षेत्र अगर हम क्या लिखे, बी डॉट डीएल की बात कर लें, है ना, ये सरफेस इंटीग्रल बराबर, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, इसको बेटा हम लिख पाएंगे, देखो इसको लिख पाएंगे, यहां पर ए बी के कारण बी डॉट डी एल, है ना, डी यहाँ पे लंबाई की जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, भुजा के रेस्पेक्ट में है, तो डीएल लिखो या डीएक्स लिखो, तो हम डीएल ही लिख दे रहे हैं, डीएल, और प्लस किसके कारण, बीसी के कारण, बी डॉट डीएल हो जाएगा, और प्लस किसके कारण, देखो
ए बी के कारण फिर बी सी प्लस सी डी, तो यहां लिख देंगे सी डी बी डॉट डी एल, है ना, और प्लस सी डी के बाद क्या आ जाएगा डी ए, है ना, ये हो जाएगा डी ए बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, है ना, डी एल बराबर अगर हमें निकालना हो तो अभी हमने आपको यहाँ पे बताया है कि भैया इन दोनों के कारण क्या हो जाएगी, ये बी सी ये जीरो हो जाएगा और सी डी ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत हैं। क्लियर? तो लंबवत क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वहां पे लंबवत कंपोनेंट जो होगा वो इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। डीसीए भी जीरो हो रहा है, लेकिन इसका रीजन ये है कि ये कुंडली के सॉरी हमारे प्रणालिका के बाहर है, तो जिसकी वजह से, और वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में होने की वजह से वहां पे भी चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाएगा। तो इन तीन फैक्टर की वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, जीरो हो गया। केवल हमारे पास किसके कारण हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र आया है बी डॉट डीएल के कारण हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे लिख दूं, कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देना हो, ठीक, यहाँ पे लिख देना हो। तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण आ जाएगा, बी, और डीएल का बेटा अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएल का कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा, डीएल का कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा, यानी आ गया है बी डॉट डीएल, है ना, बराबर कितना, बी ई डीएल। ये डॉट प्रोडक्ट होता है ना, इस वजह से यहाँ बीडीएल कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा कॉस 90 जीरो होता है, इस वजह से उन भुजाओं में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये इक्वेशन इसको एक मान लो। अब लगाओ किसका, अभी आप पढ़ चुके हो किसका नियम, एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम ही यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे एम्पियर के नियम से, है ना, बाई एम्पियर्स लॉ। भाई एम्पियर के लॉ के अकॉर्डिंग क्या हम लिख पाएंगे, हम लिखते थे वहां पे कि बी डॉट डीएल जो था, बी डॉट डीएल जो था वो क्या था, म्यू नॉट इंटू आई था, टोटल करंट था। अब यहां पर अगर करंट, टोटल करंट की बात करें बेटा, तो बताइए, देखो हमने इसमें क्या माने हैं, हम इसमें मान चुके हैं, माना प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा बराबर कितनी है, आई, प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा कितनी है, आई है, मतलब इसके एक फेरे में अगर वैद्युत धारा माने तो इसमें क्या मान ले, आई धारा इसके अंदर बह रही है, एक फेरे में कितनी है, आई है। तो इसमें फेरे कितने हैं, यदि प्रणालिका में प्रत्येकांक लंबाई में एन फेरे हूं भाई, एक में आई करंट है और एकांक लंबाई में हमने एन फेरे मान रखे हैं। एकांक लंबाई का मतलब 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर में, तो एकांक लंबाई में अगर हम क्या मान लें, एन फेरे हैं, तो प्रणालिका में कुल धारा कितनी हो जाएगी, कुल धारा आई बराबर एन आई एल हो जाएगी, एल, इसको हम सही लिख दें, आई बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, एन फेरे है ना, एकांक लंबाई में तो आई, एन में आई करंट है, एक में आई है तो एन में कितनी हो जाएगी, एन आई करंट हो जाएगी। और अगर हमें यही एल लंबाई में पता करना हो, है ना, एल लंबाई के लिए क्या कर देंगे, एल से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एन आई एल, ठीक है, नील नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे, एन आई एल। तो आई बराबर एन आई एल, तो यहां पर आई रख दें, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी म्यू नॉट इंटू एन आई एल, है ना, ये बी डॉट, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, दूसरी हो गई। अब देखो पहली ये है, दूसरी ये है, दोनों ही क्या बता रही है, दोनों ही लीनियर इंटीग्रेशन बता रही है, मतलब रेखिक समाकलन ही तो बता रही हैं, तो दोनों को क्या कर देते हैं बेटा, बराबर कर देंगे दोनों ही क्वेश्चन। तो यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, है ना, क्या लिखते रहे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या कर देंगे बेटा, 1 व 2 को मिलाएंगे तो ये एलएचएस दोनों के बराबर है, आरएचएस को बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा बी डी एल, सॉरी बी एल, है ना, बी एल, ये हो जाएगा बी इंटू एल बराबर कितना, बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन आई एल। तो यहां देखो कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कटेगा तो सब में बटेगा, क्या कट रहा है, यहां देखो एल एल कैंसिल आउट, क्या बचा, बी इक्वल्स टू व्हाट, म्यू, है ना, एन आई, म्यू एन आई, और यही क्या है, किसी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, यही क्या है, किसी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। बताइए, किसी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता चली, किसी प्रणालिका के भीतर, तो यह लिख देंगे, यही
प्रणालिका के भीतर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। बताइए समझ में आ गया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। चलते बताइए, ये टॉपिक समझ में आया? धारापही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा अगर हमें निकालना हो तो हम ये फार्मूला म्यू 0 ni लगा देंगे, जहां पर n क्या है बेटा? n प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, एकांक लंबाई में, एकांक का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में जितने फेरे होंगे उसको क्या कहेंगे? प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो भाई ये b बराबर म्यू 0 ni आ जाएगा और इससे हम किसी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की गणना हमेशा कर लेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और ये अगला टॉपिक बेटा है, अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, अगला टॉपिक बेटा ये है, वो बीच में कहीं से स्लाइड आ गई है, कोई बात नहीं, हम आपको यहां से समझाते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा वो है दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल, है ना? मतलब दो हमारे पास क्या होंगे, जो धाराएं होंगी उनके बीच हमें क्या निकालना है? बल निकालना है। तो दो धाराओं को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? अगर हमें पता करना हो कि एक धारा इधर की तरफ जा रही, दूसरी धारा मान लो ये जा रही, इनके बीच कितना बल लगेगा वो अगर हमें निकालना हो तो हम धाराओं को ऐसे हवा में तो फ्लो नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? तार लेने पड़ेंगे और तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। तो यहां पे क्या करते हैं, वही हमने यहाँ पे दो तार मान रखे हैं। ठीक है, एक तार, इसको ए लिखा है लेकिन मैंने लैंग्वेज में 1 और 2 कहा है, तो ये हो जाएगा पहला तार, ये हो जाएगा आपका दूसरा तार। ठीक, पहले में I1 करंट बह रही है, दूसरे में I2 बह रही है। ठीक है, तो ये ए तार है, ये दूसरा तार है, तो बी और सी डी का यहाँ पे कोई हमारा काम नहीं है। ठीक, यहाँ पर भी बी सी डी की बात नहीं होगी। ठीक, इसमें करंट दोनों में ऊपर है, लेकिन यहाँ पे एक में करंट क्या होगी? I2 की दिशा आपको नीचे की तरफ लेनी होगी, मतलब I2 की दिशा क्या करनी पड़ेगी? एक में बदलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, दो तार ले रखे हैं। यहाँ पे एक तार फैला, ये दूसरा तार है, जिसकी लंबाई कितनी है? मान लो एल लंबाई के दोनों तार हैं, जो दोनों एक दूसरे के कैसे रखे हुए हैं? पैरेलल रखे हुए हैं। पैरेलल समझते हैं? समांतर ये तार दोनों ऐसे रखे हुए हैं। समझ में आएगी बात? और इनके बीच की दूरी कितनी है? डी। मान लेते हैं डी दूरी से क्या है? सेपरेट है। सेपरेट का मतलब एक दूसरे से कितनी दूरी पे है? डी दूरी पे। अब बात समझ में आ गई? जैसे देखो ये जो तार है, ठीक, ये पेन की नोक दिखा रही है, इसमें करंट बह रही है। इन दोनों तारों को बस क्या कर देना है? डी दूरी पे रख देना है। डी का मतलब किसी दूरी पे रख देना है। अब इन दोनों तारों के बीच जो बल उत्पन्न होगा उसे हम लोग निकालने वाले हैं। बताइए समझ में आया? है ना? इन दोनों तारों के बीच हमें क्या निकालना है? बल निकालना है। तो देखो बेटा, इन दोनों तारों के बीच बल कैसे निकालेंगे? तो बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले जो गेस करना होता है वो चीजें यहां पर गेस करेंगे। क्या है? माना दो तार, पहला और दूसरा है ना? के बीच की दूरी कितनी है? डी है, समांतर रखे हुए हैं। पहले तार में विद्युत धारा I1 है ना, I1 बह रही है, और दूसरे में कितनी धारा बह रही है? I2 बह रही है। ठीक, पहले माना दोनों तारों में विद्युत धाराओं की दिशा क्या है? समान है। हमने पहले मान के रख लिया कि दोनों में जो विद्युत धाराएं हो क्या होंगी? समान होगी। तो यदि दोनों तारों में विद्युत धाराओं की दिशा समान है तो दोनों तार एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। जबकि अगर ये विद्युत धारा अगर असमान है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है बात? तो कुछ गड़बड़ पीपीटी बनी है तो मैं अपने आप आपको समझा दे रहा हूं, है? तो देखो बेटा, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहां पर हम तार अपने आप यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, खुद तार यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। ठीक, दिखा देंगे। अब देखो मान लेते हैं पहला तार बेटा ये है,
लेकिन इसकी दिशा अपोजिट है, इसलिए इसको हटा देते। इसकी दिशा नीचे की तरफ, ये एक तार ये है और एक तार बेटा ये है, ठीक। ये दो तार है, इन दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी है, ये बेटा डी है। कितनी है दूरी, डी। तो इनके बीच की दूरी कितनी ले लेते हैं, डी। अरे ये इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, डी ले लेते हैं। ये आ जाएगी हमारी डी। बताइए, ये दूरी डी है इनके बीच की। मान लेते हैं इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी जो दिशा है ऊपर की तरफ है ना। ये I1 करंट इसमें फ्लो हो रही है, ये I1। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी भी दिशा ऊपर की ओर है, और ये कितनी है, I2 है। I1 I2 करंट इसको फ्लो हो रही है। अब ध्यान दो, पहले तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, उस तार में जब वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है ना। अगर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय मतलब ये तार क्या कर रहा होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा। किसी दूरी r पे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, आपको पता है, ये उत्पन्न करेगा B बराबर μ0, है ना, μ0 I अपान 2r, और यहाँ पे D है तो D ले लेंगे। अगर किसी तार में क्या हो रही हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो वो कितनी, 2 पाई D, है ना। यहाँ पे 2 पाई भी आता है, एक मिनट, यहाँ पे 2 पाई D ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। हमने ये पीछे पढ़ रखा है। अगर किसी तार में I वैद्युत धारा प्रवाहित की जा रही हो तो उसमें उत्पन्न जो वैद्युत धारा हो उसमें उत्पन्न, उसके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, B बराबर μ0 I अपान 2 पाई D, इतनी होगी। D दूरी है तो D ले लेते हैं, अदरवाइज वहां हमने R लिया था, इतनी। अब ये पहला तार यहाँ पे अपनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहा होगा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला तार यहाँ पे उत्पन्न कर रहा, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, देखो करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक। हमें इस पॉइंट पे देखना है, तो इस पॉइंट पे पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम अंगूठे का, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगाएंगे। तो ऐसे तार को पकड़ा जाता है जिधर अंगूठा किधर रहता है, धारा की दिशा में, और उंगलियां किधर रहती हैं, उंगलियां रहती हैं बिंदु की तरफ। हम इस बिंदु पे निकालने वाले हैं, मतलब इस बिंदु पे क्या निकालने वाले हैं, इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो भाई ऐसे करेंगे, और तो यहाँ पर हथेली से धक्का देने वाली दिशा क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। मतलब अंदर की ओर, ये अंदर की ओर, ये ठीक है, ये अंदर की ओर क्या दिखाएगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी आएगा। अंदर की ओर, अंदर का मतलब है पेपर के तल के नीचे की ओर, ठीक है। अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ये होगा, उसकी दिशा भी हमने आपको बता दी। अब बताइए इस तार पे बल कितना लगेगा, है ना। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, माना तार 2 पहले तार के क्या रखा है, पहले तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, इतनी। अब यहां पर हम बल भी निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, पहले तार के कारण, नहीं, पहले तार के कारण, पहले तार के कारण क्या निकालेंगे बेटा, पहले तार के कारण दूसरे तार पर बल, है ना। दूसरे, ये क्या हो गया, पहले तार के कारण दूसरे तार पर बल, बल का मतलब यहां चुंबकीय बल होगा। तो चुंबकीय बल क्या होता है, फार्मूला F बराबर IBL, है ना, साइन थीटा होता है। चूंकि देखो हम तार के लंबवत दे रहे हैं, मतलब तार ऐसे उसकी लंबवत दूरी पे ले रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच 90 हो जाएगा, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो IBL साइन थीटा न लगा के हम सीधे क्या लिखेंगे, IBL, ठीक है। तो F बल कितना होगा, बल बेटा अभी हम जान चुके हैं, F बराबर होगा I, चूंकि यहाँ इसमें धारा कितनी है, 2 है, तो I2, और B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B1 होगा। भाई इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, B1, इसको हम क्या कहेंगे, B1 IB1 और IBL, L क्या है, तार की लंबाई। इस तार की लंबाई को क्या मान लें, L मान लें। अगर इस तार की लंबाई को L मान लें तो इतना बल लगेगा। मतलब तार 2 के चुंबकीय क्षेत्र में कौन रखा है, पहले तार के चुंबकीय क्षेत्र में कौन रखा है, तार 2, तो दूसरे तार पर पहले तार के कारण लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, ये। और इस बल को हम क्या कहेंगे, ये पहले के तार के कारण दूसरे पे है, तो यहां लिखेंगे 2-1, पहले तार के कारण दूसरे पे बल। समझ में आ गया।
अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल देंगे किसकी, यहाँ पे B1 की वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा I2 और B1 की जगह पे क्या डाल देंगे μ0 I1, है ना, चूंकि यहाँ पर I1 होगा, सॉरी इसके कारण तीव्रता है तो इस यहाँ इसके I1 वहां पे लेना पड़ेगा, तो I1 μ0 I1 2 पाई अपान डी, और ये क्या ले लेंगे एल ले लेंगे। बात समझ में आई। अब देखो इसको अगर सही लिख के ले तो ये हो जाएगा μ0 अपान 2 पाई, है ना, μ0 अपान 2 पाई एक साथ लिख लो, I1 I2 और अपान डी, है ना, और एल ऐसे लिख लो, ये बल आ जाएगा, है ना, ये 2-1 होगा, मतलब पहले तार के कारण दूसरे पे बल कितना लगेगा, इतना लगेगा, है ना, पहले तार के कारण दूसरे पे बल कितना आ गया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, ये सब प्रणालिका वाला नहीं है बेटा, है ना, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है यहाँ पे, तो पहले तार के दूसरे पे बल आ गया। अब हम सेम कंडीशन ये इसके साथ कर सकते हैं, तार 2 के साथ, ये तार क्या था पहला था, ये तार क्या है दूसरा है। अब हम यही कंडीशन क्या करेंगे, तार 2 के कारण पहले पे बल, तार 2 के कारण, तो बताइए धारा इस फार्मूले में I1 I2 दोनों आ चुके हैं, डी उनके बीच की दूरी है, तो μ0 कांस्टेंट और एल उनकी लंबाई है, तो ठीक इतना ही बल जितना पहला तार दूसरे तार पे लगा रहा है ना, इतना ही बल दूसरा तार पहले तार पे लगाएगा, ठीक इतना ही बल पहला तार दूसरे पे जितना लगा रहा है उतना ही दूसरा तार पहले पे लगाएगा। मतलब इनकी अगर परिमाण की बात करें तो यही बेटा F बराबर कितना हो जाएगा 1-2 भी हो जाएगा, दूसरे के कारण पहले पे बल दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बल क्या हुए पूरे तार पे लगने वाले। अगर हम प्रति एकांक लंबाई पे बल की बात कर लेते हैं, है ना, प्रति एकांक लंबाई पे बल, तो यहां पर लिख लेते हैं प्रति एकांक लंबाई पे बल, यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक, प्रति एकांक लंबाई पे बल, लंबाई पर बल। अगर हम प्रति एकांक लंबाई बल की बात कर ले बेटा, तो एकांक फोर्स को काहे से डिवाइड कर दो, बल को लंबाई से डिवाइड कर दो, तो एकांक लंबाई पे बल पता चल जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख देंगे एफ, है ना। अब 1-2 लिखने की बात खत्म कर देंगे, क्यों, क्योंकि जितना पहले के कारण दूसरे पे बल होगा उतना ही दूसरे के कारण पहले पे बल होगा। तो ये आ जाएगा एफ बराबर कितना, सीधे लिख देते हैं μ0 अपान 2 पाई डी, है ना, और कितना I1 I2 और I2, ठीक है, ये आ जाएगा। एल तो इसके अपान में ले आएंगे, ये प्रति एकांक लंबाई पे बल एफ अपान एल बराबर इतना लिख देंगे, इतना न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। अब बार बार एफ अपान एल लिखते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये प्रति एकांक लंबाई पे बल होगा, हमने यहाँ पे मेंशन तो कर ही दिया, तो इसको भी हम लोग सीधे एफ ही लिख देते हैं ना, एफ बराबर μ0 अपान 2 पाई डी I1 और I2। ये बेटा लास्ट हमारा डेफिनेट फार्मूला मिल गया कि प्रति एकांक लंबाई पे, देखो प्रति एकांक कह रहे हो तो यहाँ पे L डिवाइड करके हमने दिखा तो दिया, या तो ये बल मान लो 10, ये जो बल आया है मान लो 50 न्यूटन का होगा, तो भाई प्रति एकांक लंबाई से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी बल आएगा 20 न्यूटन का आएगा, 5 न्यूटन का आएगा, तो वो प्रति एकांक लंबाई पे बल आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, हम इसको एफ अपान एल ना लिख के बार बार केवल एफ से डिनोट कर देते, यही एक तार दूसरे तार पे बल लगाएगा, चाहे पहले के कारण दूसरे पे बल निकाल ले या दूसरे के कारण पहले पे बल निकाल ले। बात समझ में आई। अगर दो तार को हम डी दूरी पे रखेंगे तो अब बल तो आपने पता कर लिया, अब बल की दिशा क्या होगी, दोनों पे हमें ये दिशा निकालनी है। तो देखो बेटा ये पहले पे बल लगाएगा यानी, और इसके कारण इस पे बल लगेगा, तो दोनों बलों की अगर हम दिशा देखें तो दिशा के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, धारा ऊपर की तरफ है, तो बल अब हम लगाएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बल निकालने के लिए। तो देखो ये होता है आई की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सॉरी धारा की दिशा में, तो धारा ऊपर है तो इसको धारा ऊपर कर दो, ठीक। और ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर कर दिया, ठीक। ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, ये करंट को बता रहा है, अंगूठा चालक पे लगने वाले बल की दिशा को बता रहा है, यानी तार दो पे जो बल होगा वो किधर की तरफ होगा, अंदर की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को हम लोग कहां से लिखते हैं, इस डायरेक्शन को बेटा हम ये लिख देंगे, सॉरी कलर बदल के आपको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कौन सा ले ले, ये ले लेते हैं, ठीक। तो इसमें बल की दिशा कितनी आ जाएगी, ये, और ये क्या होगा, ये होगा F, ये 2 के कारण पहले पे बल है तो ये F2 हो जाएगा। बात समझ में आई। ऐसे अगर
इस पे देखें तो देखो अब इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र देखिए किधर तरफ होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए देखो इसमें क्या करते हैं, धारा ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम अपने दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाते हैं। तो देखो जिधर बिंदु है उधर उंगलियां करते हैं, जिधर करंट है उधर अंगूठा करते हैं। तो हथेली से धक्का देने वाली दिशा किसकी बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की। मतलब इस तार के कारण जो यहाँ B2 उत्पन्न होगा उसकी दिशा किधर होगी, उसकी दिशा बेटा ऊपर की तरफ होगी। तो मान लेते ये क्या है, ये B है ऊपर की तरफ यानी B2, इस तार पे B2 ऊपर की तरफ होगा। अगर अब हम बल की बात करें, इस तार पे बल की दिशा क्या होगी, तो अब यहाँ इस तार पे देखिए अब लगाएंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड, बल निकालने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब ऊपर की तरफ करंट है तो करंट को ये उंगली बताती है, ऊपर की तरफ कर देते हैं। ठीक, ये रहती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अंगूठा चालक पे लगने वाली बल की दिशा को बता रहा है, यानी इसकी बल भी इधर की तरफ आ रहा है, मतलब इस पे भी जो बल होगा वो इधर की तरफ आ रहा है, यानी F1 इधर की तरफ आ रहा है। कहने का मतलब है इन दोनों के बीच जो बल लगेंगे वो कैसे होंगे, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे, ये इन दोनों के बीच आकर्षण के बल होंगे। बात समझ में आई, मतलब ये तार दोनों क्या होंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की तरफ खिंचाव में होंगे, और एक दूसरे की तरफ खिंचाव में होंगे, जिसकी वजह से ये आपस में चिपके हुए नजर आ सकते हैं। मतलब ये आप एक दूसरे की तरफ खिंच जाएंगे, मतलब ये थोड़ा थोड़ा अगर बात करें तो ये एक दूसरे की तरफ इस तरीके से खिंच जाएंगे, है ना, इधर की तरफ खिंच जाएंगे। ठीक, यही अगर हम क्या कर दें, एक तार में धारा की दिशा को बदल दें, दोनों में ऊपर की तरफ है तो ये क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर हम दिशा को क्या कर दें, बदल दें, तो जैसे ही दिशा बदलोगे, जैसे यहाँ पे ये धारा की दिशा बदल करके नीचे की तरफ कर दें, है ना, हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। मान लेते ये तार है और ये तार है, अब एक में ऊपर की तरफ करंट कर दे, एक में नीचे की तरफ कर दे, तो देखो ऊपर की तरफ जो करंट थी इसमें जो बल आएगा, अब इसमें F इधर की डायरेक्शन में आएगा। आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड लॉ का इस्तेमाल करके यहाँ पे देख लेंगे, ये F1 आ जाएगा, इस पे इधर आ जाएगा F2। मतलब ये दोनों तार क्या करने लग जाएंगे, आपस में रिपल करने लग जाएंगे, एक दूसरे को वो करने लग जाएंगे, मतलब दूर भगाने लग जाएंगे। तो हमें निर्णय यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, निर्णय ये निकल के आ रहा है कि यदि भाई दोनों, यदि तार में समान धारा बह रही हो, है ना, तो हम लिख लेंगे निष्कर्ष में, यदि दोनों तारों में समान धारा बह रही हो, समान दिशा में, है ना, समान परिमाण कोई भी हो, समान दिशा में धारा बह रही हो, समान दिशा में धारा बह रही हो, ठीक है, बह रही हो, तो क्या होगा, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण का होगा, आकर्षण का होगा। बताइए बेटा क्या होगा, आकर्षण का होगा। मतलब ये दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और इसके विपरीत, है ना, इसके विपरीत जब, है ना, किसी एक तार में धारा की दिशा क्या कर दें, बदल दें, धारा की दिशा उलट दी जाए, हाँ, उलट दी जाए, तब क्या होगा बेटा, तब लगने वाला जो बल होगा वो कैसा हो जाएगा, प्रतिकर्षण का हो जाएगा, है ना, प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को दूर भगाने लग जाएगा, प्रतिकर्षण का होगा। बात समझ में आएगा, उनके बीच लगने वाला जो बल होगा क्या होगा, प्रतिकर्षण का। ठीक, तो एक चीज, अगर इन तारों की बात हो गई तो हम यहां कह सकते हैं अतः समान धाराओं में, है ना, समान धाराओं में क्या हो रहा है, आकर्षण होता है, समान धाराओं में क्या होता है, आकर्षण होता है। और विपरीत धाराओं में क्या होता है, धाराओं में प्रतिकर्षण होता है। ठीक, ये बात हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया, और इसका टारगेट हमारा यही था कि भाई समान जो धाराएं होती हैं उनमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, उसे में पता चल गया। समान धारा दिशाओं में वह धारा बह रही तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगी, और विपरीत में क्या करेंगी, ये दूसरे से
एक दूसरे से दूर भागेंगी। ठीक, इसीलिए जब आपने देखा होगा बिजली के तो तार बिछाए जाते हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी लाइन में देखा होगा आपने, ये दो तार में, क्योंकि इसमें धाराएं समान जाती है, एक ही दिशा में जाती हैं, तो एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपकने लगते हैं। और चिपक ना जाए इसके लिए इनके बीच क्या लगा दिया जाता है, इनके सेपरेटर लगा दिए जाते हैं ना, आपने देखे होंगे तार के बीच में ऐसे कुछ कुछ दूरी पर इनको बांध दिया जाता है ताकि ये एक दूसरे की तरफ ना पाए। ये सेपरेटर इनको करंट में, मतलब बैड कंडक्टर होते हैं ऐसे कह लो, ये कंडक्शन नहीं करते हैं और इन तारों को एक दूसरे पे चिपकने से रोकते हैं। तो आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मजे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।